So let's continue with the next chapter, children, जिसको मैं टाइटल करता हूं एज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। नाउ रिफॉर्म शब्द का मतलब तो सबको पता होगा, अ वेव ऑफ चेंज एक्चुअली, गॉट इट क्लियर? So everybody knows that India attained its independence when, children? 1947। और 1947 को लॉर्ड लुइस माउंटबैटन, जो उस समय के वाइसरॉय जनरल थे, तो उन्होंने इंडिया को और पाकिस्तान को डोमिनियन ऑफ स्टेट्स डिक्लेयर किया था एज इंडिपेंडेंट। तो वो लोग 14 अगस्त मानते हैं, हम 15 अगस्त मानते हैं अपना इंडिपेंडेंस डे। ये बात सबको समझ में आती है पक्का? जब कंट्री इंडिपेंडेंट हुई तो उसके सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि कैसे हम तरक्की करें, और उससे भी बड़ी बात थी भाई तरक्की करने के लिए कुछ नियम कायदे कानून होने चाहिए। तो लॉज बनाए गए एंड आर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स व्हेन, चिल्ड्रन? 26 जनवरी 1950। काफी आर्टिकल्स उस समय भी इनएक्टिव थे, जो 52 तक पूरे एनएक्ट हो गए, और टिल डेट उसमें चेंज होता रहता है। तो सोचा गया कि भाई देश को अगर आगे बढ़ाना है तो कुछ करना पड़ेगा। तो 1948 में बच्चों पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया, जिसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ने सारे सेगमेंट, सारे सेक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्ट्रीज हो, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, वाटर सप्लाई, रेलवेज, डिफेंस, कुछ भी आप बोल लीजिए, सब अपने पास रखा कि अगर हमने प्राइवेटाइजेशन किया सो द बिगेस्ट प्रॉब्लम वुड बी कि प्राइवेट सेक्टर वैसे ही हावी हो जाएगा जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी हुई थी। और फिर से जैसे 350 साल ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1600 से लेकर 1947 तक रूल किया, कोई गोदरेज या टाटा बिरला हमें फिर से रूल करने लग जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम किसी को प्राइवेटाइज नहीं करेंगे। कुछ खास कर ही नहीं पाए। 1956 आ गया और थोड़ा बहुत गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन देना स्टार्ट किया, और यहां पे आता है सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956। चलता रहा, कुछ सेक्टर्स में गवर्नमेंट ने प्राइवेट पार्टिसिपेशन दिया, बट मेजॉरिटी वाज स्टिल इनटू गवर्नमेंट हैंड्स। और ये जो पॉलिसी थी ना बच्चों, ये पॉलिसी फोकस थी हर चीज की लाइसेंसिंग पे, हर चीज के प्रोहिबिशन पे, और हर चीज पे कोटा लगा दिया कि आप इस पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आप विश्वास नहीं मानेंगे, साइकिल चलाने का भी लाइसेंस चाहिए था, टीवी घर में लगाना है उसका भी लाइसेंस, कपड़े बेचने का भी लाइसेंस। लाइसेंस इसलिए कि हर चीज गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी, हर चीज गवर्नमेंट की नजरों के नीचे होनी चाहिए। बट कुछ खास तरक्की हो नहीं पाई, और असर ये हुआ कि 1990 आते आते देश के पास सिर्फ 2 हफ्ते का इंपोर्ट्स का पेमेंट करने का फॉरेन एक्सचेंज बचा था, और देश की हालत बंटाधार हो गई। ये स्टोरी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ शायद काफी बार, फिर से सुन लीजिए। भेजा गया मनमोहन सिंह जी को वर्ल्ड बैंक कि भैया अपना सोना गिरवी रख के वहां से पैसा लेकर आओ। फिर उस समय जनता दल की गवर्नमेंट थी, वो टूट गई, कांग्रेस गवर्नमेंट बनी 1991 में, राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बने। इन द मंथ ऑफ मे लिट्टे आतंकवादी जो श्रीलंका के थे, उनको बॉम्ब अटैक, सुसाइड बॉम्ब अटैक से बड़ाम कर दिया गया और वो मर गए। और मनमोहन सिंह जी बने इस सरकार में फिर फाइनेंस मिनिस्टर, और उन्होंने रास्ता खोला विदेशी कंपनीज को इंडिया में लाने के लिए। तो दैट वाज द टाइम जब आपको ये कोको कोला, पेप्सी और जितने सारे फॉरेन ब्रांड्स आज आप देखते हैं इंडिया में चल रहे हैं, ये 1991 की जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, या आप इसको थर्ड आईपीआर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन भी बोल सकते हैं, उसी के तहत ये आए चल रहे हैं। तो जो पहले एल फॉर लाइसेंसिंग था वो बन गया लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्रोहिबिशन जो था वो बन गया प्राइवेटाइजेशन, और क्यू फॉर कोटा सिस्टम जो था वो बन गया ग्लोबलाइजेशन। कि हमने बिजनेसेस को लिबरलाइज किया कि भाई जितने पांव आप पसार सकते हैं पसारिए। 4 सेक्टर्स छोड़ के बच्चों, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, देयर आफ्टर रेलवेज एंड हेवी मेटल्स, सारी चीजें गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइज कर दी, बी ए टेलीकॉम, इलेक्ट्रिसिटी, रोडवेज, सब कुछ। और धीरे धीरे तो भाई आज डिफेंस में भी प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ने लग गया है। एटॉमिक एनर्जी में भी प्राइवेट पार्टिसिपेशन नहीं है, पता लगा अंबानी और अडानी को ये भी दे दिया, तो दिवाली में पटाखे की दुकान पे एटम बम बिक रहा है, आप अपने दोस्त के घर में जाके एटम बम फेंक दिए। समझ में आ गई बात? पोपड़े में बात गई चल रहे हैं। तो वील बी स्टडिंग व्हाटसोएवर इज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी विच फोकसेस ऑन लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन।
तो एज आई सेड कि आईसी की बुक्स में तो बड़ा बोरिंग मटेरियल लिखा होता है, तो पहले मैं ये जो टेक्स्ट है इससे आपको कंटेंट दूंगा, फिर मैं पीपीटी टेकअप करूंगा और फिर आपकी बुक की टेक्स्ट में चले आएंगे। इज दैट क्लियर? चलिए, सो सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो किया। सबको पता है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है बच्चों? पब्लिक सेक्टर प्लस प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट हो गया, ओके। यहाँ पे कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स काम करती हैं, बट रियलिटी में पब्लिक सेक्टर मेनी अ टाइम्स चिल्ड्रन इतना डोमिनेटिंग बन जाता है, इतना कंट्रोल रेगुलेशन, इतना मतलब लाइसेंस राज, गुंडा राज हो जाता है कि प्राइवेट सेक्टर ठीक से काम कर ही नहीं पाता। सो ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत हुई कुछ एरियाज में। किसमें? वाटर सप्लाई, सीवेज एंड सैनिटेशन, रेलवेज। क्या प्राइवेट सेक्टर के लिए पॉसिबल है इन सब सेक्टर्स में पैसा लगाना बच्चों? नॉट एट ऑल। व्हाई नॉट? क्योंकि भाई प्राइवेट सेक्टर को कोई टैक्स की कमाई थोड़ा होती है, वो कमाई तो सरकार को होगी। तो आज अगर 100 करोड़ रुपए रोड वाइडनिंग पे गवर्नमेंट खर्च कर रही है, सीवर पाइप डालने में खर्च कर रही है, तो टैक्स के पैसे से सब कवर अप हो जाएगा। बट प्राइवेट सेक्टर को तो टैक्स से कोई पैसा मिलेगा ही नहीं, इसलिए प्राइवेट सेक्टर ऐसे प्रोजेक्ट्स में कभी पैसा लगाता ही नहीं जिनका जेस्टेशन पीरियड, मतलब इनपुट से आउटपुट का पीरियड बहुत लॉन्ग हो। ओके, सो लगभग 4 दशकों तक, ये 4 दशक की बात कब से कब तक हो रही है बच्चों? 1956 से 90 तक, या आप 1948 से 1990 तक की बात कर ले, ये 4 डेकेड से। तो वेरियस रूल्स और लॉज ऐसे बने जो बिजनेस को, प्रोसेस ऑफ ग्रोथ को बढ़ने नहीं दे रहे थे, उल्टा घटा रहे थे। कैसे घटा रहे थे भाई? लाइसेंस राज, प्रोहिबिशन एंड कोटा सिस्टम। सो कुछ लोग बोलते हैं कि भाई पब्लिक सेक्टर का रोल इतना ज्यादा था कि भाई लोगों ने सेविंग्स तो की, उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी ग्रोथ हुई। फूड सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट तो 1965 में आया, जब पाकिस्तान और इंडिया की पहली वॉर हुई थी, जब यूनाइटेड नेशंस ने बोला कि भाई आप अपने टैंक शास्त्री जी को पीछे कर लीजिए, और यूएस ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था, और हमारी फूड सप्लाई बंद हो गई थी। तो शास्त्री जी ने सोचा कि भाई ग्रीन रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा जिससे फूड सप्लाई बढ़ जाए। तो 1965 से 90 तक हमने फूड सप्लाई, गरीबी हटाओ, एजुकेशन, इन पे ध्यान दिया। बट ओवरऑल तरक्की जैसे हमारे नेबरिंग कंट्रीज कर रहे थे वो हमने नहीं सोची, आज भी नहीं सोच पा रहे हैं। क्यों सर? 91 तो आप कह रहे हैं बहुत अच्छा है। चाइना के साथ कंपेयर करें अगर, चाइना ने 2 बातों पे ध्यान दिया। उन चीजों को जिनको हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं कंट्री के अंदर बनाएंगे, पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। एंड जो दूसरी कंट्रीज की जरूरत है हम उन चीजों को बेचेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, पॉलिसी ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन। इंडिया इस मामले में थोड़ा सा पीछे रह गया। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन तो अप्लाई हुआ, व्हाट वी यूज्ड टू इंपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज यहीं पे बना लो, बट एक्सपोर्ट प्रमोशन के ऊपर काम नहीं हो पाया। ओके, अब थोड़ा मोदी जी ने अकल लगाई है, और आपने देखा होगा इधर हमारी कंट्री में भी चिप मेकिंग एंड ऑल दैट के प्लांट्स अब लग रहे हैं। रीजंस फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म, सर पिद्दी पिद्दी बोल गई? अरे नहीं भाई, इसको वो बोलते हैं ना, नेमोनिक्स। पुअर परफॉर्मेंस, आई फॉर इन्फ्लेशनरी प्रेशर, डी फॉर डेफिसिट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड ऑल दैट। तो एक एक करके पढ़ते हैं कि भाई 1991 के पहले 1991 तक हमारी कंडीशन बद से बदतर क्यों हो गई? क्योंकि जो हमारे गवर्नमेंट कंपनीज थी, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये एक नंबर के घूसखोर और चोर थे। घर में आके मीटर सेट करते थे, कटिया सिखाते थे, और ये सब लोग अपनी जेब ज्यादा भरते थे और सरकार की जेबें कम। रेलवे में टीटी अंकल अपनी जेब में पैसा डाल के आपको ट्रैवल करवाते थे। लालू प्रसाद यादव जी को सुब्रत राय सहारा जी ने एक बार बोला, जो सहारा ग्रुप के फाउंडर थे, तो डेथ हो गई उनकी, कि भाई आपकी कोई भी ट्रेन खाली तो जाती नहीं है, तब भी नुकसान क्यों होता है? क्योंकि आपके टीटी चोर हैं। आप टीटीज को ऑटोनॉमी दे दीजिए, जितना चलान बटोर के लाओगे उसमें से इंसेंटिव देंगे, प्रमोशन करेंगे। तो टीटी सोच रहा है कि मैंने अगर एक ट्रिप में 10,000 घूस अपनी जेब में डाल भी ली तो कुछ होएगा नहीं। 10,000 की बजाय अगर 6,000 रुपए की टिकट काट के सरकार को पैसा दे दूं तो 6,000 में 2,000 रुपए मेरे को मिल जाएगा एज बोनस इंसेंटिव, और मेरा प्रमोशन भी हो जाएगा। प्रमोशन में सैलरी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो पुअर परफॉर्मेंस था पब्लिक सेक्टर का, इसलिए इनकम जो थी पब्लिक सेक्टर की वो बहुत कम थी और खर्चे बहुत ज्यादा थे। तो मेजॉरिटी टैक्स का पैसा सिर्फ इन बेकार तरीके की सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस को पालने में जा रहा था। और बच्चों ये बात बहुत देर तक इंडिया में चली, 2014 तक। जब 2014 में बीजेपी की, मोदी जी की गवर्नमेंट आई, इन्होंने इतना बोला
70% रेवेन्यू आप अपने डिपार्टमेंट का खुद इकट्ठा करिए, हम सिर्फ आपको कितनी हेल्प करेंगे? 30%। इसीलिए कुछ साल पहले सीबीएसई की एग्जाम फीस 650 हुआ करती थी, और बच्चों से मान लीजिए 65 करोड़ इकट्ठा किया, और खर्चा है 100 करोड़ का। कितना? तो गवर्नमेंट कह रही है सीबीएसई को, हाँ तुम चलो। बट अगर गवर्नमेंट देख रही है कि सीबीएसई बोर्ड चल रहा है कैसे, 10 करोड़ बच्चों से फीस आती है, 90 करोड़ सरकार को देना पड़ता है, तब जाके एग्जाम होता है, तो सरकार कह रही है नहीं, इस फीस को बढ़ा के 2500 करो, अपनी कमाई का जरिया खुद इकट्ठा करिए, हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। और अगर नहीं कर पा रहे हैं, लेट यू पीपल सेल योर सेल्फ टू अडानी अंबानी और एनी प्राइवेट पर्सन। इसीलिए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आजकल खूब तत्पर होगी। एलआईसी वगैरह देखिए कितना ऐड आता है, कितना अग्रेसिवली अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही भाई हम आपको अब और लाद अपनी पीठ पे बोझे की तरह नहीं सकते हैं, क्योंकि टैक्स का पैसा हम प्रोडक्टिव पर्पस में खर्च करेंगे, आपकी कॉस्ट को कवर अप करने में खर्च नहीं करेंगे। तो अपनी दुकान अगर नहीं चला पा रहे, इट इज बेटर टू शट डाउन। डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, सर ये क्या होता है? अब जो बच्चे अकाउंटेंसी के स्टूडेंट हैं वो ये तो जानते हैं ना, व्हाट इज द लेजर अकाउंट, पक्का? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आप क्लास 12 में पढ़ेंगे, बट एक छोटा सा व्यू आपको मैं देना चाहूंगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट बच्चों एक तरह का लेजर अकाउंट होता है। अब तो ये लेजर अकाउंट थोड़ा सा डिफरेंट बनने लग गया, पहले ऐसे ही बनता था। दिस साइड इज कॉल्ड एज क्रेडिट, व्हाट? फॉरेन करेंसी आई कितनी, एंड दिस साइड इज कॉल्ड एज डेबिट, फॉरेन करेंसी गई कितनी। तो कितना फॉरेन कंट्री से करेंसी का इनफ्लो हुआ और कितना आउटफ्लो। इनफ्लो कब होगा? जब हम एक्सपोर्ट करेंगे गुड्स को। मेरे जैसे टीचर फॉरेन कंट्री के स्टूडेंट्स को पढ़ा के उनसे करेंसी लेंगे। हमारे यहाँ इंडिया में कुंभ मेले में, दूसरे इवेंट्स में बाहर के फॉरेन टूरिस्ट को बुलवाया जाए तो अपनी करेंसी लेके आएंगे। हमारे लोग कम से कम दूसरे देश जाएं। सर व्हाट अबाउट देम जो हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, वॉटन, केलॉग, ऑक्सफोर्ड पढ़ना चाहते हैं? उन कंट्रीज से बात करें कि भाई अपने स्टडी सेंटर इंडिया में खोल दो। आपके वहां पढ़ने की फीस है 50 लाख, हमारा एवरेज हिंदुस्तानी इसको अफोर्ड नहीं कर पाता, 10 लाख रुपए हम आपको दिलवा देंगे। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में रहेगा, ऑनलाइन लेक्चर वहां से यहाँ के बच्चों को दीजिए, बच्चों का भी फायदा, 50 लाख की एजुकेशन 10 लाख में मिल रही है, आपका भी फायदा, ये बच्चे तो वहां कभी आ ही ना पाते, बट 10 लाख का डिजिटल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो इससे हमारी कंट्री की फॉरेन करेंसी क्या होगी बच्चों? जाएगी, बाहर जाएगी ना, हमारे पैसे जा रहे हैं। तो क्रेडिट का मतलब पैसा आना और डेबिट का मतलब पैसा जाना। अब जो फॉर्मेट है उसमें इनफ्लो ऊपर लिखते हैं और आउटफ्लो नीचे। तो पुराना फॉर्मेट हॉरिजॉन्टल होता था, नया वाला वर्टिकल होता है। इसी को बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। व्हाट? ये दो टुकड़ों में बटा होता है। रोजमर्रा की हरकतें जिस पोर्शन में लिखते हैं उसको करंट अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और नॉन रेकरिंग एक्टिविटीज जहां पे लिखते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? समझ में आ गया? पक्का? Yes, sir. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट हो गया। कैसे डेफिसिट हो गया? हमारे जो इंपोर्ट्स थे वो बहुत ज्यादा थे, और जो हमारे एक्सपोर्ट्स थे चिल्ड्रन, दे वर बेयरली वेरी 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 लेस। तो भाई इंपोर्ट अगर ज्यादा है तो आपको पैसा देना ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है तो आएगा कम। तो इन दैट केस आप हमेशा भिखारी की तरह दूसरे के सामने हाथ फैला के खड़े रहते थे। तो मनमोहन सिंह जी ने बोला क्यों ना हम फॉरेन कंपनीज को बोले कि हिंदुस्तान आओ। खाली तो आएंगे नहीं, खाली तो आएंगे नहीं, क्या लेके आएंगे? अपनी करेंसी। जब अपनी करेंसी लेके आएंगे, हम उस पैसे को अपने इंडिया के इंपोर्टर्स को दे देंगे, और इंडिया के इंपोर्टर्स जो सामान बाहर से खरीद रहे हैं उसका पेमेंट कर देंगे। अब आप बोलेंगे सर इसमें प्रॉब्लम क्या है? हम जाएं किसी बैंक में, बैंक वाले जाएं आरबीआई के पास, आरबीआई वाले रुपए लेकर जाएं वर्ल्ड बैंक और फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करके ले आए। जब हम देख रहे हैं कि डॉलर 70 रुपए का है और हमारी नीड है डॉलर की, जब हम यूएस जाएंगे, यूएस हमारी मजबूरी का फायदा उठाएगा और हमें 70 रुपए वाला डॉलर कितने रुपए में बेचेगा? 78, क्योंकि हमारी गरज, हमारी नीड, हमारी डिमांड ज्यादा है। बट अगर उनके लोगों को इंडिया बुलाओ कि यहाँ के फैक्ट्री लगाओ, 10 साल तक तुमसे कोई टैक्स नहीं लेंगे, 10 साल तक तुमको हम जमीन का किराया आधा कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी में 30% डिस्काउंट दे देंगे, तो फैक्ट्री वाले भी सोचेंगे चलो इंडिया में प्लांट लगा लें। तो जब वो आएंगे तो फॉरेन करेंसी लेके आएंगे, जब वो फॉरेन करेंसी लेके आएंगे हम उससे अपने इंपोर्ट का पेमेंट कर देंगे। खोपड़े में बात गई। बट सर ये होगा कैसे?
ये ऐसे होगा कि अगर होंडा वाले अपनी गाड़ी इंडिया के अंदर प्रोड्यूस करते हैं तो उस पर जीएसटी है 28%। बट अगर ये गाड़ी जापान में प्रोड्यूस करके इंडिया में बेचे तो 175% की तो इंपोर्ट ड्यूटी लगा दो पहले। 10 लाख की गाड़ी अपने आप 27.5 लाख की यहां पे हो जाए, उसके बाद 28% का जीएसटी अलग ठुकेगा। तो बाहर से आने वाली कंपनीज पे लगा दो बम्पर टैक्स। जब टैक्स ज्यादा होगा तो वो सोचेंगे चलो इंडिया चल के ही दुकान लगा लेते हैं। खोपड़े में बात गई। तो 2 साल बाद इंडिया में आईफोन सस्ते हो जाएंगे बच्चों। क्यों? यहां पे प्लांट लग गया तो जो इंपोर्ट ड्यूटी होती थी वो पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी, तो प्राइसेस विल गो डाउन। हाँ, ये क्या बेस मॉडल बन रहा है बट टॉप मॉडल की तो इंपोर्ट हो रही है बाहर से, तो उस पे उनका टैक्स जो है वो ज्यादा है, तो वो कस्टमर्स को उसी में थोड़ा सा प्राइस कम करके बेचते हैं और लोअर वाला जो बेस मॉडल है उसका थोड़ा प्राइस बढ़ा के बेचते हैं ताकि प्रॉफिट का लेवरेज मेंटेन हो जाए। इज दैट क्लियर? इन्फ्लेशनरी प्रेशर, व्हाट इज दिस? हमारे देश में फैक्ट्रीज उस जमाने में कम थी बच्चों, तो खाने वाले मुंह तो बहुत हैं बट प्रोडक्ट को बनाने वाले हाथ जो थे वो बहुत कम थे। तो कंट्री में हमेशा चीजों की डिमांड ज्यादा हुआ करती थी और सप्लाई कम। एज अ रिजल्ट चीजों का शॉर्टेज रहता था बाजार में, और शॉर्टेज के केस में दाम क्या होगा? बढ़ जाएगा। आप विश्वास नहीं मानेंगे, 85-86 में स्कूटर बुक कराने के 2-2 3-3 साल बाद डिलीवरी मिलती थी। आज ऐसा होता है? गलती से मिस्ड कॉल मार दो, जब तक फोटो पे माला चढ़ी देख नहीं लेंगे तब तक फोन कर करके अग्रेसिवली सेल करने के लिए परेशान करते रहेंगे। मारुति कार, मैं 98 तक की बात कर रहा हूँ, 1998 हमारे घर में नई मारुति वैन आई थी, 4 महीने की बुकिंग थी बच्चों। आज आप ऑर्डर देंगे 4 महीने बाद गाड़ी मिलेगी। वाई? इतना प्रोडक्शन कैपेसिटी था ही नहीं हमारी। समझ में आ गया? तो चीजें महंगे दाम पे ब्लैक में बेची जाती थी। तो जब बाहर की कंपनीज को यहाँ बुलाया गया, यहाँ पे उन्होंने फैक्ट्रियां लगाई, जिससे सप्लाई क्या हो गई? बढ़ गई। तो ऑटोमेटिकली लोगों की डिमांड कॉम्पनसेट हो गई। समझ में आ गया? हाउ टू मीट फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, मैंने आपको बता दिया। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्यों डिक्लाइन हुए? क्योंकि भाई 2 हफ्ते वाली बात की थी ना अभी, क्योंकि हमारे देश में ज्यादातर चीजें बनती नहीं थी, तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स हम क्या करते थे? दूसरे देशों से इंपोर्ट करते थे। तो हम खरीदते तो थे बट बेचने वाला कोई सामान हमारे पास ज्यादा होता ही नहीं था। क्यों नहीं होता था ज्यादा? क्योंकि जब ब्रिटिशर्स गए वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को पूरा बर्बाद करके गए थे, तो एक्सपोर्ट करने लायक कोई चीज थी नहीं। इंपोर्ट्स पे ज्यादा डिपेंडेंट क्यों थे? देश नया नया आजाद हुआ था, यहाँ पे कोई चीज बनती नहीं थी, सुई तक नहीं बनती थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे। और आज C295 हम प्लेन तक वडोदरा गुजरात में फैक्ट्री लगा चुके हैं। C295 प्लेन पता है ना? और अगले 20 साल तक के ऑर्डर्स हैं हमारे पास। अगला 6 साल तो इंडियन डिफेंस एयरफोर्स को ऑर्डर सप्लाई करना है इन्होंने, और उसके बाद सिंगापुर हांगकांग कहाँ की कंपनीज के भी ऑर्डर्स हैं हमारे पास। तो सोचिए 75-76 साल पहले जिस देश में सुई नहीं बनती थी आज वहां एयरक्राफ्ट बनता है। तो दिस इज रियल ग्रोथ चिल्ड्रन। समझ में आ गया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्यों था बच्चों? और जब आप उधार ज्यादा लेंगे तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा बच्चों। और इंटरेस्ट में क्या कहानी थी, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए 1958 में आपने $100 करोड़ का उधार लिया। अब आपके दिमाग में एक बात भी आती होगी, सर हमें उधार लेने की क्या जरूरत है, हम नोट खुद छाप लें। नोट छाप लो, जितना छापना है छाप लो। सरकार ने 1,000 करोड़ के नोट छाप दिए। इज दैट क्लियर? आप मेरी दुकान पे आते हैं, मेरे को 500 का नोट देते हैं और कहते हैं 500 का सामान ले लीजिए, दे दीजिए। मैंने ठेंगा, मैं नहीं दूंगा। क्यों? हम नोट दे रहे हैं, ये कागज का टुकड़ा, गांधी जी की फोटो, मैं भी अपनी फोटो लगा दूं? अरे नहीं, इस नोट के पीछे सरकार के पास एक मजबूत चीज रखी है। व्हाट इज दैट? गोल्ड। तो आप हमसे 500 का नोट ले लीजिए और कल को ये नोट लेकर आप सरकार के पास जाइएगा, सरकार आपको गोल्ड दे देगी, तो मेरा नोट लेने में विश्वास बढ़ जाएगा। अगर आप मोहल्ले में कुछ लोगों को कंटाप मार के आ गए इसलिए कि आपकी बैकिंग दाऊद इब्राहिम थे, अगर आपकी बैकिंग स्ट्रांग ना हो तो क्या आप लड़ने का पंगा लेंगे? नो। तो सरकारी नोट पे विश्वास क्यों है? बिकॉज उसकी बैकिंग क्या है? गोल्ड। अब मान लीजिए सरकार के पास 600 करोड़ का गोल्ड है, कितना? और सरकार ने नोट छाप दिए 1,000 करोड़ के। जिन लोगों के पास 720 करोड़ के नोट बाजार में आ चुके हैं वो जाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
और कहते हैं कि भाई हम देश छोड़ के जा रहे हैं, लाओ हमारे नोट को कन्वर्ट कर दो गोल्ड में। आरबीआई की हालत खराब हो गई। उनके पास गोल्ड कितना है? 600 करोड़। नोट लेकर कितने के लोग पहुंच गए? 720 करोड़। तो 600 करोड़ के नोट की तो बैकिंग है, बाकी 120 करोड़ के नोट नोट नहीं है, क्या है? 2 रुपए किलो वाली रद्दी। अनुष्का जी बात समझ रही हैं? यस सर। 2 रुपए किलो वाली रद्दी। तो हवा फैल जाएगी। भाई जो 280 करोड़ के इसमें बचे हैं, उन सब के पास कागज है, बस उसकी कोई बैकिंग है ही नहीं। इसके बारे में और बातें करेंगे जब 12th क्लास में आपको मनी एंड बैंकिंग पढ़ाएंगे, तो बहुत कुछ बताया जाएगा। तो अब हम जितने नोट चाहें अगर उतने छाप लें, तो भैया उतना बैकिंग भी तो मजबूत होनी चाहिए। इसलिए हम खुद छापेंगे। कितने रुपए के नोट? 600 करोड़। बाकी क्या करेंगे? बोरो कर लेंगे। तो सर 600 करोड़ के नोट मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने छाप लिए। 100 करोड़ डॉलर का जो उधार लिया, इसकी बैकिंग क्या है? इसकी बैकिंग है जमीन का टुकड़ा। इसकी बैकिंग है हमारा एयर स्ट्रिप, जहां पे अमेरिका कह रहा है कि हम आपको लोन दे देंगे, बदले में कुछ जमीन हमारे नाम कर दो, कि कल को अगर पैसा वापस नहीं कर पाए तो इस जमीन पे हम रूल करेंगे, और यहां पे हम न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाएंगे, और वहां पे एटम बम बना के चाइना पे अटैक करेंगे। हाँ उसमें भी कर सकते हैं। तो ऐसा होता नहीं है, बट सच्चाई ये है कि ये 1971 तक सिस्टम दुनिया में चला, अब ये सिस्टम नहीं चलता। तो सर अभी जो नोट है वो क्या है? अभी जो नोट है बच्चों, उसको बोलते हैं मनी विच इज बीइंग यूज्ड ऑन फेथ। भरोसे पे चल रहा है सब कुछ, बैकिंग कोई भी इतनी हमारे पास है नहीं। तो अगर हमारे देश में इस समय 1.5 लाख करोड़ के नोट फॉर एग्जाम्पल चल रहे हैं, सर वैसे टोटल चल कितने रहे हैं? आरबीआई की वेबसाइट पे आप जाएंगे, वो मनी इन सर्कुलेशन आपको बता देगा। तो उतने का हमारे पास गोल्ड रिजर्व नहीं है। सर मतलब क्या फर्जी नोट चल रहा है? अरे न्यूक्लियर पावर है भैया, हम जमीनें हमारे पास, गोल्ड रिजर्व नहीं है तो दूसरी कंट्री की करेंसी होगी। बट सब कुछ जोड़ जाड़ लो, उतना तब भी नहीं है। कुछ 100-200 करोड़ तो फर्जी चल ही रहा है। इज दैट अंडरस्टूड? नहीं समझ में आ रही बात है क्या? नहीं, ब्लैक मनी इज डिफरेंट थिंग। काउंटरफीट नोट इज नॉट मनी सप्लाई। हाँ काउंटरफीट नोट अगर ज्यादा चल रहा है तो वो भी एक तरह से कंट्री को नुकसान है। सरकार ने छापे 10 लाख करोड़ के नोट, पाकिस्तान ने छाप दिए 200 करोड़ के नोट, तो हमारा नोट तो ज्यादा हो गया। बैकिंग अपने पैसे की पूरी नहीं, उनकी क्या गारंटी लेंगे हम? काउंटरफीट नॉट ब्लैक मनी। ब्लैक मनी तो अनटैक्स्ड होता है। हाँ कुछ गोल्ड तो हमारा आपका गिरवी रखे होता है। जैसे यूएस के पास वर्ल्ड के सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व है फोर्ट नॉक्स में, लगभग 46 लाख किलो गोल्ड है उनके पास। तो एक जमाना था जब रूजवेल्ट साहब थे, अमेरिका की हालत बड़ी खराब थी, तो उन्होंने 3 गुना प्राइस पे लोगों से गोल्ड खरीदा। उस समय गोल्ड का रेट चल रहा था $20 प्रति 10 ग्राम, उन्होंने $35 लोगों को दिया और गोल्ड खरीदा। तो कुछ गोल्ड तो हमारा आपका होता है, कुछ गवर्नमेंट जब्त करती है, कुछ दूसरे देशों से हम खरीद लेते हैं, कुछ हमारी बाइन से निकलता है। खैर वो सब पुरानी बातें हैं, आजकल सब विश्वास पे चलता है बस, कोई भी रियल बैकिंग नहीं। नहीं रियल बैकिंग नहीं है। जैसे पुराने जमाने में बच्चे डरते थे मम्मी झापड़ मार देंगी, अब मम्मी बस डरा रही, झापड़ नहीं मारी। क्यों? उन्होंने नई चूड़ी पहनी है, टूट गई तो, उनके भी नेल्स है, टूट गए तो बस डरा रही है, मार नहीं। हाँ एंड ऑफ द डे तो सारे लोग अगर गाड़ी लेकर रोड पे निकल जाएं, जाम लग जाए, सारे लोग बैंक चले जाए, बैंक सबका पैसा ना वापस कर पाए, कितना तो लोन बटाए बैंक ने उसी पैसे से। 15 लोग घर में, सबका पेट एक साथ खराब हो जाए, 15 वॉशरूम थोड़ा होते हैं, बस वही है समझ लीजिए। भरोसे में दुनिया कायम है। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? अनुष्का जी समझ गए इस बात को? तो हमने 100 करोड़ रुपए का, सॉरी डॉलर का जो लोन लिया बच्चों, जब लोन लिया था तब डॉलर 40 रुपए का था। जब वापस करने की बात आई डॉलर 52 का हो चुका है। एक तो 12 रुपए ये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो अलग। ये डिमांड सप्लाई पे चलता है। अगर हमारा ट्रेड कल यूएस के साथ $2000 का इंपोर्ट था और $4500 का एक्सपोर्ट था, तो हमें यूएस से पैसा लेना है ज्यादा और देना है कम। तो कल तक हमारा और यूएस का डॉलर 82 रुपए का एक्सचेंज रेट था, आज ये घट के 80 हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि यूएस से ज्यादा डॉलर इंडिया आएगा, बट जाएगा कम। तो हमारे को यूएस वालों को कितना पेमेंट करना है? $2000। हमको उनसे मिलेगा कितना? $4500। तो हम कहेंगे $2500 बस डिफरेंस दे दो, हिसाब किताब हो जाए।
अब जब ये $2,500 इंडिया आएंगे, आरबीआई देख रहा है कि हमारी गुल्लक में डॉलर ढेर सारा आ गया, बट यहां आने वाले 6 महीने में भी डॉलर की डिमांड होगी नहीं, तो आरबीआई डॉलर का रेट घटा देगा ताकि इंडियंस अट्रैक्ट हो और सस्ते में डॉलर लेकर यूएस घूम के आए जरा। ये मैं आपको क्लास 12th में जब इंटरनेशनल ट्रेड यूनिट पढ़ाऊंगा तो उसमें ये है। वैसे मेरा रिकॉर्डेड वीडियो है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे, मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में बैलेंस ऑफ पेमेंट का पहला दूसरा वीडियो, तो उसमें मैंने समझाया कि कैसे एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है। जिस कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा है उसके मनी वैल्यू ज्यादा होगी एक तरह से। उसकी नहीं, हमारे पास अगर यूएस डॉलर बहुत ढेर सारे हैं बट हमारे इंडिया के लोग यूएस जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आरबीआई के पास जो डॉलर रखे हैं वो कम दाम पे उन्हें आपको दे देगा। जब ढेर सारे लोग मोहल्ले से बैंक जा रहे हैं, भैया डॉलर दे दो, आईफोन 16 लिया उसका पेमेंट करना है, तो डिमांड बढ़ गई, डॉलर महंगा हो जाएगा। ठीक, आप वो मेरा वीडियो देख सकते हैं, इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। स्टार्टिंग के 2 वीडियोस हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉरेन करेंसी के ऊपर, ना मिले तो मेरे को बोलिएगा, मैं लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट इतना बेकार था कि गवर्नमेंट जितना रेवेन्यू जनरेट करती थी टैक्सेस से, इंडियन रेलवे से, उससे कहीं ज्यादा गवर्नमेंट का खर्चा हो जाता था। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इतना ज्यादा था, इतना सहूलियतों पे लोगों की पैसा खर्च किया जाता था कि उसकी कोई कदर ही नहीं थी। और फॉरेन एक्सचेंज जब आप बोरो करते थे, किस चीज के लिए? प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए बोरो करें तो भाई फायदा है, पैसा लिया दुकान खोल ली, पैसा लिया फैक्ट्री लगा ली। बट अगर आपने डॉलर लिया बैंक से अपने पापा की रूपी कमा कर और आईफोन खरीद लिया, तो आपसे बड़ा जाहिल और गवार कोई है ही नहीं। बट अगर आपने अपने पापा की कमाई से डॉलर एक्सचेंज करके देश में फैक्ट्री लगा ली, सर हम डॉलर एक्सचेंज करके फैक्ट्री क्यों लगाएंगे? यूएस से मशीन खरीदनी है जो $1 लाख की है, कितने की? और यूएस से आईफोन खरीदना है जो $1,000 का है। डॉलर इस समय 80 रुपए का है, तो आईफोन के लिए चाहिए 80,000 रुपए, यस और नो? और मशीन के लिए चाहिए 80 लाख रुपए। तो अगर आप 80 लाख रुपए पापा से लेकर यूएस से मशीन खरीदते हैं, इट इज अ प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। बट अगर आप पापा से 80,000 रुपए के लेके आईफोन खरीदते हैं, तो आपसे बड़ा जाहिल कोई है नहीं, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होगा, वैल्यू हमेशा घटेगी। फैक्ट्री लगेगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, गुड्स प्रोड्यूस होंगे, मार्केट में बिकेंगे, उससे प्रॉफिट आएगा। क्या? हाँ, इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, वो भी सामान की कॉस्ट में जोड़ के कमा लेंगे ना, समझ गए बच्चों? तो कोई ऐसा अटेम्प्ट गवर्नमेंट ने किया ही नहीं उस जमाने में जिससे हम वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को रोक पाए या अपने एक्सपोर्ट्स को किसी तरीके से बचा पाए। दैट्स व्हाई वी रिमेन्ड व्हाट इज कॉल्ड एज पेती। समझ में आ गया क्यों इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 का आया बच्चों? तो अगर ये सब होता ही ना, क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने की कोई जरूरत पड़ती कभी हमें? कभी ना पड़ती। ओके, सो 1991 के क्राइसिस का मैंने आपको एग्जांपल अभी दिया। इंडियन गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ जानते हैं आप, $7 बिलियन का लोन लिया था अपना गोल्ड गिरवी रख के। बच्चों कितने का? उस जमाने का $7 बिलियन। 1 मिलियन इज 10 लाख, 1 बिलियन इज 100 lakhs। 100 lakhs समझ में आ गया? 100 लाख कितना होता है भाई? 1 करोड़। उस समय लोन कितने का लिया था? 7 करोड़। क्या हुआ? 1 मिलियन इज 10 lakhs, ठीक है। ट्रिलियन इज, पहले बिलियन आता है ट्रिलियन आता है? पहले बिलियन आता है ना, तो बिलियन इज 100 lakhs। 100 lakhs मतलब 1 करोड़ हो गया ना। 7 करोड़ डॉलर का लोन लिया था। डॉलर, आज डॉलर मान लीजिए 85 रुपए का है, तो कितना ज्यादा लोन हो गया? लगभग 56-57 करोड़ उस जमाने का, इतना लोन लिया हमने। तो लोन लेने के लिए वर्ल्ड बैंक तो जानता था कि भाई इंडिया इज अ वेरी प्रॉमिसिंग कंट्री, और बातें ये भी बोली जाती हैं कि जितना हमने सोना गिरवी रखा था उसका 3 गुना हमें लोन मिला था। कितना? 3 गुना, बिकॉज वर्ल्ड बैंक न्यू कि देश तरक्की करेगा। और मनमोहन सिंह जी ने बोला कि भाई इस लोन का इंटरेस्ट वापस देने के लिए हमें कौन सी करेंसी चाहिए? क्योंकि भाई लिया डॉलर में, तो वापस भी तो डॉलर ही करोगे, तो डॉलर आएगा कहां से? या तो छाप लें। छाप लें, क्या डॉलर छापना वैलिड है? नो। बाहर की कंट्री की कंपनीज को इनविटेशन दो, आओ इंडिया बिजनेस करो। मैकडॉनल्ड्स आ गया 10 करोड़ रुपए लेकर, नेस्ले आ गया 50 करोड़ रुपए लेकर,
कोको कोला आ गया 40 करोड़ डॉलर लेकर। तो जब ये सब लोग डॉलर लेकर आएंगे तो इन्हीं डॉलर से इनको यहाँ पे जमीनें देंगे, इनको परमिशन देंगे फैक्ट्री लगाने की, जो इनसे पैसा आएगा उससे अपना लोन पे कर देंगे। कुछ ऐसा हो गया कि भाई अक्षय कुमार के पास शादी करने के लिए पैसा नहीं था। जूही चावला के पिताजी कहते हैं कि अगर तुम 1 लाख रुपए इकट्ठा कर लो तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर लूंगा। एक मूवी बनी थी ना ऐसे। तो वो सबको काट देता है, कहता है 100 रुपए शगुन जरूर लेके आना। तो शगुन का जो पैसा इकट्ठा होगा वही वो अपने ससुर साहब के मुंह पे मारेगा। बात समझ में आई? तो व्हाट इज लोन? लोन इज बेसिकली जो शगुन में पैसा मिला। वापस कैसे करोगे इस पैसे को? सॉरी, व्हाट इज लोन? शादी ब्याह में जो केटरर, खाने वाले, ये सब लोग आपको सर्विसेज देंगे। ये कह रहे हैं कि ले लो हमसे उधार में सर्विस, शगुन का पैसा आएगा तो वापस कर देना। शगुन में आने वाले लोग कौन से? कोको कोला, नेस्ले, मैकडोनल्ड्स, पेप्सी एंड ऑल दैट। सो रेस्ट्रिक्शन हटाए गए प्राइवेट सेक्टर पे। क्या किया गया? लिबरलाइज। गवर्नमेंट का रोल काफी सेक्टर्स में हटा दिया गया, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए, तो प्रोहिबिशन गॉट कन्वर्टेड इनटू प्राइवेटाइजेशन। तो आजकल जो एनईपी अगर आप गूगल पे टाइप करें तो वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 दे देगा, बट ये एनईपी 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी चिल्ड्रन। तो दो तरह के मेजर्स लिए गए, स्टेबलाइजिंग मेजर्स एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। स्टेबलाइजिंग कौन थे? शॉर्ट टर्म को स्टेबलाइज बोला गया और लॉन्ग टर्म को स्ट्रक्चरल। मतलब सर आपके घर में दीवार में सीलन आ रही है, पापा कह रहे हैं पूरा प्लास्टर उखड़वा के फिर से दीवार में प्लास्टर करवाना एक दिन का काम नहीं है, 15-20 दिन लगेगा। बट एक बार 15-20 दिन काम हो गया फिर अगले 10 साल कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, लॉन्ग टर्म। बट पापा कह रहे हैं अभी व्हाइट वॉश हो रहा है, उस पर थोड़ा सा डैम ब्लॉक पट्टी पुटीन करवा देते हैं और अगले साल रिपेयर करा लेंगे, तो ये 1 साल ही चलेगा। इट इज अ शॉर्ट टर्म मेजर। तो ये कंटेंट बच्चों आपकी बुक में भी नहीं मिलेगा आपको, इसलिए ये एग्जाम में जरूर आंसर ऐसे ही लिख के आइएगा। पॉइंट्स आर देयर, आई रिपीट, पॉइंट्स आर देयर, बट इस तरह के नहीं है, तो इंट्रोडक्शन में बहुत काम आएगा आपको। सो वीकनेस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट करेक्ट किया जाए, मतलब आपका जो इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी था दैट वाज मोर और आउटफ्लो वाज मोर चिल्ड्रन। इनफ्लो मोर था, आउटफ्लो ज्यादा था। बट आप इसको करेक्ट कैसे करेंगे भाई? इसको करेक्ट करने के लिए आपको अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा और इंपोर्ट्स को क्या करना पड़ेगा बच्चों? कम करना पड़ेगा। तो करेंसी आएगी ज्यादा और जाएगी कम। कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेमेशन लिख गया गलती से। कैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल करेंगे? ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये काफी चीजें क्लास 12th में आप पढ़ेंगे। मैं आपको एक धमाकेदार चीज बताता हूं। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? प्राइस बढ़ना। प्राइस कब बाजार में बढ़ेगी? जब चीजों की डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम। और डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम से क्या होगा? शॉर्टेज। और शॉर्टेज की वजह से व्हाट विल हैपन? प्राइस बढ़ेगी। मैं 2 हथियार आपको दे रहा हूं। आप अपने आप को निर्मला सीतारमन मान लीजिए, हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर है। टैक्स रेट बढ़ा दो। जब आपके पापा की इनकम पे जो अभी तक 30% टैक्स लगता है, अगर सरकार 70% टैक्स ले, सर पापा कत्ल कर देंगे। मान लीजिए कत्ल ना करे तो ज्यादा पैसा तो सरकार कमाई का टैक्स के नाम पे चूस के ले गई, खर्च करने के लिए पैसा कम। जब भैया पैसा ही नहीं है आपके पास, क्या बाजार जाएंगे? डिमांड क्या होगी? कम। बाजार में 100 यूनिट्स बिक रही हैं, 140 यूनिट्स के खरीदार बाजार में पहुंच गए, व्हाट विल हैपन? प्राइस विल गो अप। 70% पैसा सरकार आपसे टैक्स के नाम पे ले गई, आपकी परचेजिंग पावर कम। परचेजिंग पावर कम तो डिमांड भी कम। दुकान पे 100 यूनिट थे, खरीदार सिर्फ 20 यूनिट्स के हैं, तो सप्लाई ज्यादा हो गई। इट विल रिजल्ट इनटू व्हाट? सरप्लस। और सरप्लस के केस में दुकानदार सामान बेचने के लिए क्या करेगा बच्चों? प्राइस गिरा देगा। तो टैक्सेशन बढ़ाने की वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा कि नहीं? टैक्स रेट अगर बढ़ा दें, आपकी कमाई का बड़ा हिस्सा सरकार टैक्स के नाम पे चूस के ले गई, क्या खर्च करने के पैसे बचेंगे? जब खर्च करने के पैसे नहीं होंगे तो आपकी डिमांड क्या होगी? कम होगी। डिमांड गिरेगी। पहले सप्लाई क्या थी? पहले सप्लाई क्या थी? और डिमांड ज्यादा थी। अब उल्टा हो गया, क्या हो गया? क्योंकि आपके पैसे तो सरकार ले गई, तो आपकी डिमांड कम, परचेजिंग पावर कम, पैसे हैं नहीं खरीदने के लिए। तो अब आप बाजार में जब जाएंगे
व्हाट विल हैपन, बाजार में आपको नजर आएगा पीपल बाइंग आर लेस बट शॉपकीपर के पास सामान ढेर सारा है। तो एग्जाम्पल को ध्यान से सुनिएगा। अर्लियर सप्लाई थी 100 यूनिट्स की और डिमांड कितने की थी 140, तो इट्स अ शॉर्टेज। सरकार मैक्सिमम इनकम आपकी खींच के ले गई, डिमांड रिड्यूस्ड टू 40 यूनिट्स, सप्लाई कितनी है 100, इट इज सरप्लस। दुकानदार सामान का स्टॉक क्लियर करने के लिए क्या करेगा, प्राइस गिरा देगा। तो इन्फ्लेशन विल गेट कंट्रोल्ड और नॉट, तो टैक्सेशन की वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया। दूसरा, लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दो। ज्यादातर लोग अब लोन लेने जाएंगे कि नहीं जाएंगे बच्चों, नहीं जाएंगे। जब लोन लेने ही नहीं जाएंगे उनकी बाइंग कैपेसिटी कम, जब बाइंग कैपेसिटी कम तो बाजार में डिमांड कम, डिमांड कम, सप्लाई पहले 100 यूनिट्स की थी, डिमांड 140 की थी, लोन मिल नहीं रहा है तो डिमांड कम हो गई, डिमांड कम होने से क्या हो गया, प्राइस विल गो डाउन। तो इन दो तरीकों से इन्फ्लेशन कुड बी कंट्रोल्ड। क्या, तो सरकार तो आपको फंसाना ही चाह रही है। सरकार कैसे रोके, बैंक के बाद डंडा ले खड़ी है मारे आपको कि हटो हटो यहां से हटो। तो इन दो तरीकों से देश में चीजें कंट्रोल हो गई। इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी, इंक्रीजिंग इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, ये कब होगा, थिंक ग्लोबल एंड एक्ट लोकल। तो जब ग्लोबलाइजेशन होगा, ज्यादा आपको इंसेंटिव दिया जाएगा, फेयर्स एग्जीबिशन लगाई जाएंगी कि आप अपने प्रोडक्ट्स को फॉरेन मार्केट्स में भी बेचने की कोशिश करें। तो इन दैट केस व्हाट वुड हैपन चिल्ड्रन, ज्यादा से ज्यादा फॉरेन बायर्स आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे, तो आपके कंट्री में क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी। अभी 100 यूनिट की सप्लाई थी, इज दैट क्लियर, डिमांड वाज लेस, अब आपकी डिमांड बढ़ेगी। और देश के बाहर अगर डिमांड बढ़ेगी तो इट्स अ लॉन्ग टर्म अफेयर, हमेशा वो आपसे खरीदते रहेंगे चीजें, तो डॉलर्स की जो इनफ्लो होगी वो बढ़ जाएगी। सुनाई पड़ गई बात, समझ में आ गया, चलिए। सो देयर वर 3 मेन फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी चिल्ड्रन। सबसे पहला फीचर क्या था, लिबरलाइजेशन, दूसरा प्राइवेटाइजेशन और तीसरा ग्लोबलाइजेशन। तो इसको हम लोग अगले टर्न पे कंटिन्यू करेंगे। आपका छोटा सा होमवर्क है कि इन नोट्स की बस आपको एक बार एक थरो रीडिंग करके आनी है, ताकि मैं जो बातें आपको बोलूं उस पे आप क्वेश्चन मेरे से झटपट पूछ पाए। इतनी बात सबको समझ में आ गई, इतनी बात Yes, sir. समझ में आ गई पक्का, तो बस इसकी आप रीडिंग कर लीजिएगा, ठीक। दैट्स ऑल फॉर टुडे।